करने हैं, ठीक है ना, तो वो कर ले हम लोग। अच्छा, फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ लिए ढंग से अच्छे से? हाँ है ना? पढ़े नहीं पढ़े अच्छे से? हाँ है ना? यस सर। सर प्रोसेस में है। प्रोसेस में है अभी भी? प्रोसेस में क्यों नहीं पढ़ो? देखो, अब हम लोग कुछ सर्टेन क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी देख रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें मैंने एक चीज नोट करी है कि भाई फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस कभी पूछे गए ही नहीं। ठीक है ना? इट इज ओनली फ्रॉम दी रिस्क असेसमेंट और एविडेंस, और उसके अलावा आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें से वो लोग लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये इस वजह से इस बुक में भी अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स के ऐसे भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। ठीक है? हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकालने की दूसरी जगह से। ठीक है, तो वो होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन इन्होंने इसमें से दिए हुए हैं। अब देखो इसका पैटर्न क्या है वो आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें ये अच्छी बात है कि कुछ पैटर्न ये लोग फॉलो करते हैं। मतलब जो इस बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आपकी जो बुक है, ठीक है, हो सकता है कंपनी का नाम चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ फिगर्स चेंज हो जाए, लेकिन दे विल गोइंग टू फॉलो अ पैटर्न कि हाँ भाई वो क्वेश्चंस वो लोग उसी तरीके से देंगे। ठीक है, तो आप अगर इस बुक के क्वेश्चंस मेजर सारे कर लोगे तो बहुत इस बात के चांसेस ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे कि पेपर तो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बुक आप सॉल्व करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा अगर मेरे पास क्वेश्चन मैं दूंगा अगर कुछ, तो वो आप लोग कर लेना। जैसे हम लोगों का अभी कोई बीच में हम लोग टेस्ट वेस्ट रखेंगे इन बिटवीन 15-20 दिन में, तो वो चीज आप करोगे तो ये हमारा काफी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसलिए जो शुरू के 4 चैप्टर हैं ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की तरह हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है। और इसमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से क्वेश्चंस दिए गए हैं, दूसरे हमारे एथिक्स में से दिए गए हैं। वो 2 चैप्टर्स आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करने हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, एथिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछाएंगे आप इस बुक को देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग घर पे सॉल्व करना। ठीक है भाई, आगे समझ में करें सॉल्व इसके क्वेश्चंस? हाँ या ना? कैसे क्या करना है बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, महवेश सारिया, आगे करें पढ़े यस इसको। सर, यस सर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो इसका एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप फॉलो करेंगे। आप पहले केस नहीं पढ़ेंगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हमसे पूछे क्या गए क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि यार केस पढ़ने में टाइम खराब नहीं करना, वो डायरेक्ट इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो केस में से पूछा गया है तो फिर आप जाके केस पढ़िए। इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन के हिसाब से आप केस को पढ़ेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाए। तो केस पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना, पहले हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग should be included in the annual report regarding the work of the audit committee। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी अपना एक तरीका है। आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको सही पता है आप आंसर दे दीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे सही नहीं पता या नहीं, तो आपको जो चीज गलत लग रही है वो एलिमिनेट कर दो, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हम लोग फॉलो करते हैं। क्या है कि आपको जो गलत लग रहा है वो तो एलिमिनेट कर दो, फिर जो बच जाए वो हमारा आंसर होगा। और फिर भी अगर कंफ्यूजन रह जाता है, वो एक्सट्रीम केस जो हमारा तीसरा केस आ गया कि सर हमने क्वेश्चन पढ़े, अब उसमें से 4 में से 2 ऑप्शन थे वो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अभी तो फिर वो एक जगह फिर ऐसी आ गई जब आपको गैस वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो किस्मत के भरोसे छोड़ दो, और कुछ नहीं हो सकता उसका। तो सबसे पहले आप पढ़ो 4 ऑप्शंस, जो सही लगे वो कर दो। अगर आपको नहीं सही समझ में आ रहा है तो आप उसमें से गलत को एलिमिनेट कीजिए। और फिर भी ऐसा है कि यार एक से ज्यादा ऑप्शन बन गए जो सही रख रहे हैं, तो फिर हमको गैस वर्क यूज करना है। खाली हम लोग ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ भी करके तो आने हैं। ये चीज ध्यान रखना, करके तो आने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे ये चीज? अरे आगे क्या आया ना, मैं तो जवाब दो। यस सर, यस सर। ठीक है ना, ये यस आप सर। मैं जो कह रहा हूँ इस ये तो देखो, जब खाली सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेपर अगर है तो वो सॉफ्ट पेपर भी पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टेक्निक है वो हमको यूज यहाँ पे करनी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए केस पढ़ने की जरूरत है। आपको ये बताना है कि भाई हम कौन सा काम एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट कमिटी का इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक है। क्या ऑडिट कमेटी के बारे में बताना होता है कि उनको एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी है, ये उनको बताना होगा क्या ऑडिट कमेटी को? ऑडिट कमेटी का काम है क्या ये? जल्दी बताओ। नहीं। नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। सिग्निफिकेंट इश्यूज कंसीडर्ड रिलेटिंग टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट कमेटी, अगर आपने ऑडिट कमेटी पढ़ी है तो आपको पता है कि ऑडिट कमेटी का काम होता है, और ऑडिट जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये चीज बताई जाती है कि भाई सिग्निफिकेंट इश्यूज जो भी कंसीडर किए हैं रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आपको एनुअल रिपोर्ट में जो है वो रिपोर्ट करने हैं। ये सही है आंसर। बाकी दो भी पढ़ लो, हो सकता है कुछ रह जाए। तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल रिस्क द कंपनी फेसेस, ये क्या ऑडिट कमेटी का काम है? या ऑडिट कमेटी के बारे में बताएंगे? नहीं है? नहीं है ना? नो सर। ठीक है। द प्रोसेस यूज टू मेक अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड, इसका भी क्या लेना देना है ऑडिट कमेटी से? तो तीन ऑप्शन गलत है, एक सही है। मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता तो मैं पहली बार में बता सकता था, तो मुझे इसमें गलत ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मैं पहली बार में बता सकता था कि सही, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ या ना? सिंपल है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द deficiency relating to non-executive director remuneration and makes a valid recommendation for, तो अब इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि डेफिशिएंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रिलेशन में, और उस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या सही रिकमेंडेशन इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना और इसमें बताना है। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में अच्छे से? यस सर। ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि डेफिशिएंसी ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है। क्या इसके लिए हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो रिम्यूनरेशन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बेसिस पर दी जानी चाहिए? मतलब जैसे हम लोग रिम्यूनरेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कर रहे हैं, क्या उसी आधार पे, क्या उसी बेसिस पे हमको रिम्यूनरेट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेट करना चाहिए? सही है ऑप्शन, गलत है ये? क्या सही रिकमेंडेशन है ये? गलत है सर। गलत रिकमेंडेशन है। सेकंड देख लो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मोटिवेशन कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या उसके लिए हम लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन को प्रॉफिट से टाई अप कर देना चाहिए? मतलब कि आप प्रॉफिट बढ़ेगा तो देखो आपका, हम लोग रिम्यूनरेशन बढ़ा देंगे, क्या ये करना चाहिए? नो सर। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हमने पढ़ा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स फीस पे करी जा सकती है, जो कि और कोई दूसरा रिम्यूनरेशन आप उन्हें नहीं दे सकते हो। ये पढ़ा है हमने, क्लियर है? सबको याद है ये चीज? यस सर। हम्म। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या इसके लिए हम लोगों को टाइम कमिटेड जो वो कर रहे हैं उस बेसिस पर उनको रिम्यूनरेशन देना चाहिए? आप जितना समय देंगे उतना पैसा हम आपको दे देंगे। क्या ये यस सर। रिकमेंडेशन सही है? ये यस रिकमेंडेशन सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जितना टाइम देते हैं उसी के हिसाब से हम उनको पे करते हैं यहाँ पर, और कोई दूसरा तरीके का उनका रिम्यूनरेशन नहीं होता, तो फोर्थ देखने की जरूरत नहीं। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? तो दो क्वेश्चन तो बिना केस पढ़े आपने कर लिए सॉल्व, तो केस पढ़ने का ये टाइम अभी खराब नहीं करना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, इसके लिए केस पढ़ने की जरूरत है क्या? तो बोर्ड इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग, तो बोर्ड यहाँ पर फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जा रहा है। हमें एक ऑप्शन बताना है हर एक कॉलम में से जो एक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन होगी इनकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना? तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इनमें से एक एक रिकमेंडेशन देनी है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट करेगा? फाइनेंस डायरेक्टर को करना चाहिए, ऑडिट कमेटी को करना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को करना चाहिए? किसको करना चाहिए? ऑडिट कमेटी। ऑडिट। अच्छा, इंटरनल ऑडिट का हेड कौन होगा? अब इन्होंने दो नाम लिए हैं। रिमेनिंग स्टाफ मेंबर्स के लिए भी हमको यहाँ पे दोनों इस अब हमको थोड़ा केस पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने केस में क्या बोला है, लेकिन अब हमारे दिमाग में क्लियर है ना कि हम केस क्यों पढ़ रहे हैं? पर्पस क्लियर है कि क्या क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है। The board of directors of the sister company are concerned that they are not currently applying best practice in terms of corporate governance and seeking to make improvement.
The company currently has 3 non-executive directors on the board who are paid a fee which change annually depending on the company performance. क्या ये सही remuneration दिया जा रहा है कंपनी के non-executive directors? क्या ये सही तरीका है? No, sir. नहीं है. The non-executive director all sit on the audit nomination remuneration committee. There is currently no reference to the work of these committees in the annual report. ये भी आपकी deficiency है, ये भी आपकी कमी है, गलती है. आपको इनके काम की, इनकी कमिटी के काम का reference annual report में देना चाहिए. ठीक है. तो ये इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमें धीरे धीरे इनके लिए रिकमेंडेशन देनी. At present, sister company does not have internal audit, but director establishing a team which is responsible for the range of internal audit department. ये स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया है. फाइनेंस डायरेक्टर होगा सबसे ऊपर, उसके बाद हेड ऑफ इंटरनल यूनिट होगी, इंटरनल ऑडिट मैनेजर होगा, उनके नीचे ऑडिट असिस्टेंट होंगे. The only role is to be filled is the head of internal audit. Still to be filled मतलब बाकी सबको नौकरियां दे चुके हैं. इस डिपार्टमेंट में सिर्फ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को नौकरी देना बाकी है. मतलब ये पोस्ट इनकी वैकेंट पड़ी हुई अभी भी. बाकी फाइनेंस डायरेक्टर आ गया, इंटरनल ऑडिट आ गया, सब चीजें होगी. देयर आर 2 पोटेंशियल कैंडिडेट. अब इस पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट है इनके पास. एक का नाम है पॉल बैलिंग, अ कंसल्टेंट हु हेल्प डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द कंपनीज करंट कंट्रोल सिस्टम. अच्छा, एक कैंडिडेट है पॉल जिसने की कंपनी के करंट में जो वो कंट्रोल सिस्टम यूज में ले रही है उनको डिजाइन और इंप्लीमेंट करने में मदद की है. और एक मारिया है जो कि करंटली ऑडिट मैनेजर है. रॉसी एंड बेल करके कोई कंपनी है वहां पर, एक ऑडिट फर्म है जिसने की कभी भी सिस्टर एंड कंपनी की ऑडिट नहीं करी है. ठीक है. आउट ऑफ दी अदर 3 मेंबर्स ऑफ द प्रपोज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, बाकी बचे हुए मेंबर्स 2 दूसरे डिपार्टमेंट्स में से आए हैं सिस्टर कंपनी के. मतलब 2 अभी इनको जरूरत थी, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बनाया था तो ऑडिट करने के लिए ये अपने ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट से 2 लोग लेकर के आ गए. और एक एक एंड वन ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट हैज ऑडिट. उनमें से सिर्फ एक ही को जो है यहाँ पे ऑडिट का एक्सपीरियंस है. आ गया भाई? केस समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग वापस बैक टू द क्वेश्चन. तो मारिया को बनाए या पॉल को बनाए हम लोग? पॉल ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किए, इंप्लीमेंट किए. मारिया ने ऐसा कुछ नहीं किया. किसको बनाना चाहिए इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट का हेड? Maria. क्यों Maria. बनाना चाहिए मारिया को? और अच्छा, मारिया को क्यों, पॉल को क्यों नहीं बनाना चाहिए? पॉल को तो इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि सर इसने कंट्रोल बनाया, इसी ने Yes, डिजाइन sir. किया, इसी ने इंप्लीमेंट किया. तो इंटरनल ऑडिट जब ऑडिट करेगा और कंट्रोल को देखेगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है. सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा ना, ये अपने ही बनाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा. यस और नो? उनका डिजाइन कैसा है उनका, है ना? तो इस वजह से हम लोग पॉल को तो नहीं बना पाएंगे. तो बचा ही कौन हमारे पास? मारिया बनी, उसको बना देते हैं हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है? Yes, sir. अब बचे हुए स्टाफ मेंबर्स जो 2 ऑडिट असिस्टेंट है वो दोनों ही हमारी ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनमें से एक को ही सिर्फ ऑडिट का एक्सपीरियंस है. तो क्या हमें और एक एक्सपीरियंस स्टाफ लाना चाहिए या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है? या सभी स्टाफ कंपनी का नया होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या हमें नए स्टाफ लेकर के आना है या कोई जरूरत नहीं है, या फिर सभी स्टाफ को नए का होना चाहिए कंपनी में? क्या होना चाहिए इसका? सर नए स्टाफ लाने चाहिए. मतलब ये सारा नया स्टाफ लाना चाहिए कंपनी में या फिर ऑडिट No, के लिए sir. नए लोग First लाने? वाला. फर्स्ट वाला ना, हमें सीनियर स्टाफ, हमें सिर्फ ऑडिट के काम के लिए नए स्टाफ लाना चाहिए. चलिए. The board had started to compile the list of tasks for the internal audit department to carry out once it is up and running. It has been agreed that the first assignment to be completed will be for internal audit department to review sister company processes over capital expenditure to verify if the right items are purchased at an appropriate time and competitive price. चलिए, काम की लिस्ट बनानी चालू करी है. और सबसे पहला ऑडिट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को जो काम दिया जाने वाला है वो ये है कि उनको सिस्टर कंपनी की प्रोसेसेस, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो लोग खर्चा करते हैं उसके लिए जो प्रोसेस है उसको रिव्यू करना है. ये वेरीफाई करने के लिए वो सही आइटम परचेज कर रहे हैं, सही टाइम पे कर रहे हैं, कंपेटिटिव प्राइस में कर रहे हैं. किस तरह की ऑडिट है ये? क्या ये वैल्यू फॉर मनी ऑडिट है? क्या ये मैनेजमेंट ऑडिट है? क्या ये फाइनेंशियल ऑडिट है? क्या ये आईटी ऑडिट है? किस तरह की ऑडिट के बारे में बात करी है?
आईटी ऑडिट नहीं है ना ये। वैल्यू फॉर मनी। हाँ, फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, ये वैल्यू फॉर मनी ऑडिट है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट पढ़ी थी। व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी ऑडिट? जहां पे आप ये देखते हो कि कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है, वो खर्चा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या उससे जो बेनिफिट, बेस्ट बेनिफिट होना चाहिए था, ऑप्टिमम बेनिफिट होना चाहिए था, तो ये वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का एग्जांपल हो गया। आ गया भाई समझ में? क्लियर है जूही महवेश? और सर फाइनेंशियल ऑडिट में क्या करता है? फाइनेंशियल ऑडिट में तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हो जाती है ना बेटा, वो तो। ओके सर। हाँ, हमने जो पूरी ऑडिट अभी पढ़ी है पूरी बुक में, उसमें पढ़ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हो गई वो तो, फाइनेंशियल ऑडिट में। ठीक है। यस सर। When deciding on the role of internal audit department in undertaking operational audits, which two of the following should the team not be involved in? अब इनमें से कौन से दो कामों में इंटरनल ऑडिट टीम को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? पांच है, दो ऑप्शंस इसमें से सही हैं। कौन से दो काम नहीं करने हैं? ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय सिस्टर कंपनी। आप इंटरनल ऑडिटर हो, क्या आप कंपनी के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे प्रोसीजर्स को, मतलब उनके स्टाफ के थ्रू परफॉर्म किए रहे प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करोगे नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे सर। ठीक है, ये ऑडिट का काम है। क्या जो प्रोसीजर मैनुअल्स में है, हम उनको रिपरफॉर्म करके देखेंगे या नहीं देखेंगे? यस सर। ये भी देखेंगे। क्या हम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को डेफिशिएंसी एड्रेस करने के लिए डिजाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। नो सर। नो नहीं सर। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। हम खुद ही इंटरनल कंट्रोल की कमियों को पूरा करने के लिए डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिस्टम, और फिर हम खुद ही उसको चेक करेंगे। ये काम नहीं करना है। रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स डायरेक्टली टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शन। अब क्या आप अपनी फाइंडिंग्स डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर सकते हो? ये सर बताओ। ऑडिट कमेटी को करता है ना। ऑडिट कमेटी तो होती है, नहीं तो करेंगे ना, नहीं है तो क्या करेंगे? इसमें तो वैसे भी ऑडिट कमेटी की बात ही नहीं है, बोर्ड ही है। इस क्वेश्चन में तो ऑडिट कमेटी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करोगे? ये तो करना ही चाहिए हमको, सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, इफ देयर इज नो ऑडिट कमेटी, है ना? यस सर। सही केस के अच्छा, बेसिस अगर पे तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है सर, अब दो ऑप्शन है जिनमें हमको कंफ्यूजन है, तो दोनों में से गलत देख लो कौन सा है। क्या ट्रांजेक्शन्स को ऑथराइज करना और रिकंसिलिएशन करना, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है क्या? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब ये काम तो करना और ये काम नहीं करना, तो हमारे दो ऑप्शन जो सही है वो ये वाले हो गए, थर्ड और फिफ्थ। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे अब? यस सर। ठीक है। तो आप इंटरनल कंट्रोल डिजाइन नहीं करते, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ट्रांजेक्शन्स को ऑथराइज करना आपका काम नहीं है, रिकंसिलिएशन करना आपका काम नहीं है। ये सब तो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो वो लोग करते होंगे ये काम। आपका काम तो ये देखना है कि वो ऑथराइजेशन कर रहे हैं तो वो सही ऑथराइजेशन से कर रहे हैं नहीं कर। दैट इज रिव्यू, दैट इज ऑडिट, है ना? ये आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे काम में। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है जिसके लिए क्वेश्चन हमको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर भी इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे। What is the most appropriate response to the suggestion that Jane Leaf takes on the role of engagement quality reviewer? आपको एक मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाना है टू द सजेशन दैट जेन लीफ टेक ऑन द रोल ऑफ द, क्या जेन लीफ को यहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट हम लोगों को रिस्पॉन्स बना, तो इसके लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं किया जा सकता बिना क्वेश्चन पढ़े। आप ऑडिट मैनेजर हो मार्केट कंपनी के, और आपको ऑडिट असाइन करी गई है कोई फॉलिएज कंपनी की, पहली बार जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, है ना? फॉलिएज कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। आप जहां पर टेक ओवर करोगे किम बॉम को, ठीक है ना, मतलब आप ऑडिटर हो,
अब आप ऑडिट करोगे, आपसे पहले यहाँ पे ऑडिट कोई पर्सन है जो कि केम है वो कर रहा था, ठीक है, ऑडिट मैनेजर था, ठीक है, लास्ट 3 ईयर से वही ऑडिट मैनेजर था आपकी फर्म में, ठीक है। अब वो फर्म में उसकी जगह आपको अपॉइंट कर लिया और आप जो है वो आप यहाँ पे ऑडिट करेंगे। समझ में आई बात यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, किम ने अभी जस्ट रिसेंटली जो अनाउंस किया है कि वो आपकी ऑडिट फर्म को छोड़ करके आपकी क्लाइंट की कंपनी में जा रहा है, ठीक है। ये उसने अभी अनाउंस किया, मतलब जिस पर्सन जो पहले आपके यहाँ पे ऑडिटर था वो छोड़ करके चला गया आपकी क्लाइंट की कंपनी में, और अब आप उसके ऑडिटर हो, ठीक है। और किम वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन पे जा रहा है। तो पहली बात आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन पे तो ये एक ऐसी पोस्ट पे जाएगा जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, है ना, कंट्रोल होगा, होगा नहीं होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. है ना? Kim has recently completed the planning for the current year audit in preparation for the final audit which is due. अब Kim ने ही प्लानिंग करी थी पूरी करंट ईयर की ऑडिट की, लेकिन अब वो छोड़ करके चला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जेन लीव के बारे में लिखा है, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, सिंस फॉलिएज कंपनी बिकेन ऑन ऑडिट क्लाइंट ऑलमोस्ट 8 ईयर। तो जेन आपकी सीनियर है और वो ऑलमोस्ट 8 ईयर से इस कंपनी की ऑडिट में एंगेज रही है, एंगेजमेंट पार्टनर शी वाज फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 ईयर। As she has completed 7 years at the audit, Jane has recently been rotated off the audit engagement. The new engagement partner, Chang Petiol, has suggested that in order to maintain a close relationship with Follier, Jane Leaf should undertake the role of engagement quality reviewer this year. अभी कह रहे हैं कि भाई इसको हटाया है जेन लीव को, उसकी जगह पे एंगेजमेंट पार्टनर कोई चैंग नाम का पर्सन आया है, और ये सजेस्ट किया गया है कि भाई कंपनी के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए हमको जेन को क्वालिटी रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की तरह अपॉइंट करना चाहिए। शी वॉज फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स, इतने टाइम से ये कंपनी के साथ एज अ एंगेजमेंट पार्टनर काम कर रही थी। इस साल आपने क्योंकि इंडिपेंडेंसी मेंटेन करनी है, 7 साल हो गए तो उसको हटा दिया है, दूसरा पर्सन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू आ गया, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि यहाँ पे क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिस्पॉन्स। क्या जेन लीफ को इमीडिएटली ये रोल ले लेना चाहिए एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नो सर। No, sir. इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए ना। हमने क्या, आप देखो मैंने आपको बताया कि ऑडिट इज सब्जेक्टिव, आपको एकदम से मना नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए ना। तो ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि एकदम से हाँ भी नहीं करेंगे, एकदम से मना नहीं करेंगे। Jane Leaf could take the review role immediately, but additional safeguards will be required. है ना? Jane Leaf should not serve as the engagement for a period of at least 5 years. ठीक है, Bark and company will need to consider resigning as auditor. अब आप बताओ भाई, ये कंपनी है, ठीक है, किसी कंपनी में एक ऑडिटर कितने टाइम तक रह सकता है ऑडिट करने के लिए? 7 7 years. ईयर्स का टाइम 7 है। years। 7 साल शी वॉज द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। अब क्या इससे कोई दूसरा काम भी करा सकते हैं क्या अगले 5 साल के लिए हम लोग? नो सर। नहीं करा No, sir. सकते, कोई दूसरा काम नहीं करा सकते इससे हम। और एंगेजमेंट पार्टनर छोड़ो, हम इससे और कोई दूसरा काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जेन लीव को एंगेजमेंट क्वालिटी नहीं होना चाहिए, बट विद द करेक्ट रीजन इज कि इसको हम लोगों को एटलीस्ट 5 इयर्स तक है, बाद में वो जो करना चाहे वो करे। तो सी इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मतलब सबसे बुरा रिस्पॉन्स कौन सा होगा इन रिलेशन टू फी इनकम रिसीव बाय बार्क एंड कंपनी? अब फी मिल कितनी रही है इनको वो हम देख लेते हैं। फीस मिल कितनी रही थी वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। फीस मिल रही है इसको, द टोटल फीस रिसीव बाय बार्क एंड कंपनी फ्रॉम फॉलिएज कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 16%। 16% मिल रही है, किससे 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यस सर। The current year total fee income for audit and tax other audit related is expected to be greater than last year, और पिछले साल से इस साल ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। अब हमको लीस्ट रिस्पॉन्स बताना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कभी भी आप एकदम से काम के लिए मना नहीं करेंगे, हमको सेफगार्ड्स अप्लाई करने, ये चीज ध्यान रखना हमें। Bark and company should assess whether audit and non-audit fees would represent more than 50% of the gross practice income for 2 consecutive। वैसे तो हमको इसमें गलत जवाब बताना है कौन सा है इनका लीस्ट। ये करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे, पहले पर बताओ, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट है तो सेफगार्ड अप्लाई किया जाएगा।
यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो पहले तो वही असेसमेंट करें कि क्या पिछले 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स से हम जो ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं उनकी फीस 15% से हमारी टोटल इनकम के 15% से ज्यादा है या नहीं। दिस असेसमेंट विल बी डन। ठीक है, सो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, ये करना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, if the recurring fees is likely to exceed 15% of the annual practice income this year, Bark will need to resign। क्या हमको रिजाइन कर देना चाहिए क्या, ये बताओ एकदम से। No, sir. No, sir. रिजाइन हमको नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद भी 2 ऑप्शन पढ़ लो, क्योंकि इन्होंने पूछा लीस्ट एप्रोप्रिएट। मुझे ये एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, if the recurring fees is likely to exceed 15% of income this year, additional consideration should be given as to। तो अगर 15% से ज्यादा जा रहा है तो आप ये सोचोगे कि भाई हम दूसरी सर्विसेज नहीं देते। ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, यस और नो? दूसरा काम करना बंद कर दो उनके लिए, यस और नो? यही करोगे ना, ऑडिट तो करते हैं, बाकी दूसरा काम करना बंद कर देते हैं। ये सोचना ये इट इज एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। भाई नॉन ऑडिट सर्विसेज बंद दो, ऑडिट कर लो, क्योंकि फीस जो है वो थ्रेड बन रही है, ओवर डिपेंडेंसी आ जाएगी, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप दूसरा काम करना बंद कर देंगे। ये कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यस और नो? दिस इज Yes, sir. एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अगर फीस एक्सीड करती है तो टीसीडब्ल्यूजी को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। पढ़ा है हम लोगों ने कि हाँ भाई अगर आपकी फीस दिखती है तो आपको ये चीज आपको टीसीडब्ल्यूजी को। तो लीस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है? लीस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है काम छोड़ देना। सेफगार्ड अप्लाई करना एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है, काम छोड़ देना लीस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। आगे समझ में क्लियर है? अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिक कोई रूल है ना, जैसे ऊपर वाले में 15 हमने रूल पढ़ा था 7 इयर्स का, तो 7 इयर्स में काम छोड़ देना वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा, वो लीस्ट नहीं होगा। वो चीज है, वो रूल तो रूल है। लेकिन जब रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर हमको देखना पड़ेगा इसको हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, what action should Kim have taken when the possibility of employment with foliage company arose? किम को क्या करना चाहिए था जब उसे ये पता चला कि वो उनकी क्लाइंट की कंपनी में नौकरी करने चली जाएगी, तो उसको क्या करना चाहिए था? क्या किम को बार्केन मतलब जिस कंपनी में वो ऑडिटर थी, क्या उनको बताना चाहिए था ताकि उसे ऑडिट टीम से वो रिमूव कर दे? क्या किम को नौकरी करने के ऑफर से मना कर देना चाहिए था? क्या किम को अप्लाई करना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट विद द ऑडिट क्लाइंट व्हाइल एम्प्लॉयड इन बार्केन कंपनी? शुड नॉट। क्या उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था? क्या उसे बार की, क्या उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ती? ठीक है, ये सब बातें तो बेकार है ना। मना तो नहीं करोगे, नौकरी मिलेगी तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मना कर दोगे क्या, ये बताओ? No, सो दिस sir. इज द रॉन्ग एक्शन। क्या हम लोगों को नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था? ऐसा भी नहीं है भैया मेरी नौकरी है जाऊंगा तो जाऊंगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल तो है नहीं, प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्या उसे कंपनी से परमिशन मांगनी चाहिए थी? वो भी सही बात नहीं है। जॉब के लिए हमसे कोई परमिशन की जरूरत है क्या कि आप मेरे क्लाइंट की कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो? सिर्फ क्या था, सिर्फ देर इज ओनली अ सेफ गार्ड कि भाई अगर आप कंपनी में नौकरी करने जाना चाहते थे तो आपको अपने ऑडिट फर्म को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि वो आपको ऑडिट टीम से रिमूव कर देते। यही करते, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. चलिए, which ethical threat will be created when Kim commence employment with the client? and अब जब उसने क्लाइंट के साथ नौकरी करना चालू कर दी, अभी वो आपके ऑडिट फर्म में थी, वो छोड़ करके आपकी क्लाइंट की फर्म में चली गई, तो कौन सा थ्रेट क्रिएट हो रहा है? इंटिमिडेशन, फैमिलियरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेल्फ रिव्यू। कौन सा थ्रेट कैसा क्रिएट हुआ? Familiarity. Familiarity. है ना, फिर दोनों चीजें देख लो। इंटिमिडेशन थ्रेट से तो कोई लेना देना नहीं, फैमिलियरिटी थ्रेट ही क्रिएट होगा भाई। अब आपकी क्लाइंट की फर्म में किम जो है वो इस पोस्ट पे आ गई है और वो आपको बहुत अच्छे से जानती है। द ओनली दैट मतलब वैसे इसमें सेल्फ जो है एक अगर इंटरेस्ट होता तो जरूर एक ऑप्शन में हम लोग गलत चेंज कर दें, लेकिन क्योंकि फैमिलियरिटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो क्योंकि इसके लिए हमको हमारी ऑडिट टीम का कंपोजिशन चेंज करना चाहिए। जो लोग किम को नहीं जानते हमें उनको यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। आ गया समझ में, यस और नो?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो फैमिलियरिटी 9th का बी आएगा। चलिए, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में, हो रहे हैं आप लोगों से सॉल्व ये? Yes, Yes. sir. सेलेक्ट, अब देखो इतना वो है क्योंकि इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, अगर ये 12-14 मार्क या 15 मार्क का आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जरूर अच्छे से फर्स्ट टू फोर्थ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो अच्छे से करना है ना। सेलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रूल बुक अप्रोच और कंसेप्चुअल अप्रोच। रूल बुक अप्रोच और कंसेप्चुअल अप्रोच में फर्क बताना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है ये रूल है या फिर ये कंसेप्ट है। क्लियरली डिफाइंड लॉज फॉर द ऑडिटर टू फॉलो, ये कंसेप्ट है या रूल है? Rule. Rule. रूल हो गया। यूजफुल इन डायनामिक प्रोफेशन, वो रूल होते हैं या कंसेप्ट Conceptual. होते हैं? कंसेप्ट होते हैं। A set of guidelines which the auditor uses a judgment to apply to specific circumstance, ये rules होते हैं concepts होते हैं? Conceptual. Concept. Easy to know what is allowed and not allowed, ये रूल का बेनिफिट है, कंसेप्ट का बेनिफिट है? ये Rule. Rule का. रूल का है ना, रूल में स्पेसिफिक होता है ये अलाउड है, ये करना है, नहीं करना। कंसेप्ट में ऐसा नहीं, कंसेप्ट में आपको सोचना पड़ेगा सही है नहीं सही। चलिए, हो गए 2 क्वेश्चन, आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, हो रहे हैं हमसे सॉल्व क्वेश्चन, Yes, sir. है ना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे बने हुए हैं। ठीक है, चलो सेलेक्ट, फिर से वही अप्रोच पे हम लोग जाएंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऊपर जाके देखेंगे, हमको केस पढ़ने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट विच थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी इज क्रिएटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल, किस तरह का थ्रेट क्रिएट होता है? The partner and the finance director have known each other socially for many years, इससे किस तरह का थ्रेट क्रिएट हो रहा है? एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट हो रहा है, फैमिलियरिटी हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट हो रहा है? Familiarity. Familiarity. चलिए, 40% of the fee for the last year audit is still outstanding, 40% फीस आपकी लास्ट ईयर की बकाया है अभी तक। एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी, Self-interest. सेल्फ इंटरेस्ट। Self-interest. चलिए, वेरी गुड। Which of the most appropriate response to the outstanding fees from Milbury company, अब इन्होंने बोल दिया है कि क्या सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है अगर इस मिलबरी कंपनी की आउटस्टैंडिंग फीस को लेकर के। क्या ऑडिटर को रिजाइन कर देना चाहिए? रिजाइन कर देना चाहिए आउटस्टैंडिंग फीस के लिए? फिर से सोचो, अभी ऊपर भी ये बात बताई थी कि आप डायरेक्ट No, नहीं sir. कर सकते, नहीं करोगे? No, sir. क्या ऑडिटर को एसीसीए को रिपोर्ट करनी चाहिए ये बात? No, sir. No, sir. The auditor can continue working for the client but should ensure that the audit firm's credit control department informed of the outstanding fees and the auditor report for this year should not be। तो क्या क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को आप ये बात बताओगे कि हमारा पैसा बकाया है? क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को बताएंगे हम ये बात? No, sir. तो बचा क्या? हम बस एक ही ऑप्शन में बचा है कि हम यहां पर ऑडिट रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करेंगे जब तक कि हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाता, हम ये कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Which of the following statement is in respect of the relationship between new financial controller and the audit firm is true? अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, हमें नहीं पता नए फाइनेंशियल कंट्रोलर का क्या मैटर है। ठीक है, आप ऑडिट मैनेजर हो एक मिरांडा कंपनी के लिए और आप एक कंपनी की ऑडिट करने का प्लान कर रहे हो जिस कंपनी का नाम मिलबरी है। ठीक है, जो लग्जरी हैंडबैग्स और अदर फैशन एसेसरीज बनाती है। ठीक, मिलबेरी कंपनी हैज बीन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म, पिछले 4 साल से आपके ऑडिट क्लाइंट है। फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स यू नोट दैट द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर एंड द ऑडिट, अब आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल है मतलब जिसमें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपके क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आपको उससे पता चला है कि ऑडिट का, आपकी फर्म का जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है और क्लाइंट का जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इनफैक्ट वो हॉलीडे पे भी जाके आए पिछले समर्स में, गर्मियों में अपने परिवार के साथ दोनों छुट्टियां मनाने गए, जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। आपके पार्टनर ने उसे अभी तक भी जो फीस आउटस्टैंडिंग है वो देने के लिए नहीं बोला। ठीक है, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है मिलबरी कंपनी का उसे 2 महीने पहले अपॉइंट किया गया था
ठीक है, प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर वो मिरांडा कंपनी में ऑडिट सीनियर था, मतलब हमारे पास ही वो, हमारी ऑडिट फर्म में वो सीनियर था, एंड वॉज मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम, और वो मेंबर भी था मिलबरी कंपनी के अंदर। आगे सब में आता क्लियर है, यही बात बोली है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर की क्या बात बोली है, ये ऑडिट फर्म में 2 महीने पहले काम करता था, वहां से छोड़ करके अभी ये इधर आ गया कंपनी में। और फाइनेंशियल कंट्रोलर जो पोस्ट होती है वो सिग्निफिकेंट पोस्ट होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, होती नहीं होती है? यस सर। तो अब आप इनको पढ़ो स्टेटमेंट्स को, मुझे बताओ क्या सही स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन बिटवीन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या हमें हमारी ऑडिट अप्रोच को रिवाइज करना चाहिए टू इंश्योर प्रोसीजर्स एंड आइटम्स टू बी टेस्टेड आर नॉट प्रेडिक्टेबल? द क्या द ऑडिट टीम शुड कंप्राइज पीपल हु नो द ऑडिट सीनियर एंड दिस विल मेक द ऑडिट रन मोर स्मूथ? क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई हमारी ऑडिट टीम में उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए जो ऑलरेडी सीनियर को जानते थे? ऐसा करोगे क्या आप? नो सर। नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। द फर्म मस्ट रिजाइन एज ऑडिटर, क्या रिजाइन कर दोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है, कि सेफगार्ड अप्लाई करेंगे? सेफ गार्ड। तो ये गलत हो गया। क्या ऑडिट सीनियर को मना कर देंगे कि वहां फाइनेंशियल कंट्रोलर की नौकरी मत करो? नो सर। ऐसा तो नहीं कर सकते, उसको क्या मना करोगे, जो तो चला गया आपके अंदर छोड़ करके वहां कर रहा है। तो बचा क्या ऐसा ही ऑप्शन, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, ये वन इज दी फर्स्ट ऑप्शन। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? आ गया? यस सर। हाँ। चलो, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ डिस्काउंट के बारे में बोला है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो मिलबरी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको जब वो अपनी कंपनी के हैंडबैग्स वगैरह खरीदते हैं तो उसको 40% डिस्काउंट देता है। ड्यूरिंग दी प्लानिंग मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर उन्होंने आपको भी बोला कि भाई ऑडिट टीम को भी हम सेम लेवल ऑफ डिस्काउंट ऑफर कर देंगे 40%। ठीक है, द फाइनेंस डायरेक्टर आस्क इफ योर फर्म, और फाइनेंस डायरेक्टर ये भी बोल रहा है कि आप इनकम कंपनी का टैक्स रिटर्न और उनको टैक्स एडवाइस दे दोगे क्या? ये भी बात हमको बतानी है। तो क्या हमको डिस्काउंट लेना चाहिए वहां पे, पहले तो सोचो, क्या डिस्काउंट लेना चाहिए 40% का आपको, आपके नो ऑर्डर? सर। नहीं लेना चाहिए ना डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना, बड़ी चीज है। तो अब बताओ क्या डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो सर। फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसका मतलब, डिस्काउंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, इट इज अनलाइकली टू बी ट्रिवियल, ये सही होना चाहिए, लेकिन हम बाकी दो ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें। द डिस्काउंट शुड बी रिजेक्टेड एज गिफ्ट और हॉस्पिटलिटीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एज पर दी एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, ये भी सही हो सकता है, ऊपर वाला भी सही हो सकता है, मतलब दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तीसरा पढ़ लो, ऑडिट मैनेजर अप्रूवल मस्ट बी obtained बिफोर द डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, कि हाँ ऑडिट मैनेजर का अप्रूवल लेना चाहिए, ये तो लेना ही नहीं है ना, डिस्काउंट अप्रूवल की कहाँ जरूरत हो गई आपको, तो ये दो तो गए ऑप्शन, अब बचे यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन। क्या हमें डिस्काउंट को इसलिए रिजेक्ट कर देना चाहिए कि ये ट्रिवियल मॉनेटरी अमाउंट नहीं है, या फिर क्योंकि गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी लेना एज पर एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है? दोनों में से कौन सी चीज है, ये बताओ। सर वो ट्रिवियल अमाउंट नहीं है। है ना, सर ट्रिवियल, ऑप्शन बी। क्योंकि इन्होंने जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है ना, इट इज नॉट पर्टिकुलरली करेक्ट। एसीसीए ये नहीं बोलता कि आपको गुड्स एंड हॉस्पिटलिटी नहीं लेनी चाहिए, एसीसीए की कोड ऑफ एथिक्स ये कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल वो सिग्निफिकेंट नहीं हो, मतलब अगर ट्रिवियल नहीं हो तो आपको नहीं लेने चाहिए। ट्रिवियल आप गिफ्ट्स ले सकते हो, ट्रिवियल छोटी छोटी छोटे मोटे गिफ्ट्स आप ले सकते हैं, हॉस्पिटलिटी ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो इस तरीके के नेचर इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो आपकी इंडिपेंडेंसी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो। तो इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? यस सर। ठीक है, अदरवाइज अगर ये स्पेसिफिक रूल होता ना तो मैं सी पे चल जाता, बट ये स्पेसिफिक रूल नहीं है, एथिक्स तो रूल नहीं है। अगर नो। ये रूल होते तो मैं इस पे चल जाता, बट एथिक्स रूल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, वो सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको परिस्थितियों के हिसाब से देखना है। चलिए, अब सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई वेदर or not a self review thread is likely to arise in relation to the tech service requested। तो एक ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेड
यहां पर इससे क्रिएट होता है या नहीं होता? क्या टैक्स रिटर्न फाइल करने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा? No, sir. नहीं होगा। ठीक है। क्या टैक्स एडवाइस देने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा? Yes, Yes. sir. है ना, इससे होगा, बिल्कुल सही बात है सर। क्या टैक्स रिटर्न देने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा? तो हमने बोला ये ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। फिर सी वाला देख लो, ये कह रहे हैं टैक्स रिटर्न से वापस से यहाँ पे क्रिएट होता है, सॉरी सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। होता है क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट? No, sir. नहीं होता ना। तो फिर, और टैक्स एडवाइस देने से सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है? Yes, sir. होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा क्या? डी बचा यहाँ पर कि टैक्स रिटर्न से क्रिएट नहीं होगा, टैक्स एडवाइस से क्रिएट होगा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो गया, है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which two of the following statement are true in respect of the conflict of interest between Winnie and Company and the Piglet and Company? मुझे नहीं पता तो पढ़ना पड़ेगा। विनी एंड कंपनी एंड पिगलेट एंड कंपनी के बारे में पढ़ लो। विनी कंपनी क्या कर रही है? टिगर एंड ऑडिट फर्म का नाम टिगर है, आप ऑडिट मैनेजर हैं, ठीक है। और अ लार्जर ऑडिट फर्म विच स्पेशलाइज इन द कार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, आप एक बड़ी ऑडिट फर्म हो, ठीक है, ये सब बात हो गई। डिटेल्स ऑफ पिछले तीन कंपनीज की इन लोगों ने डिटेल की जिनको कि आप ऑडिट कर चुके। एक विनी कंपनी है, टिगर कंपनी हैज ऑडिटेड विनी कंपनी फॉर मैनी इयर्स। इस कंपनी को आप बहुत सालों से ऑडिट करते हुए आ रहे हो। ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है विनी कंपनी का, वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे 6 महीने से, सॉरी 6 साल से आप रिस्पॉन्सिबल हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला इफ टिगर एंड कंपनी विल प्रोवाइड पेरोल एंड बुक कीपिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन एडिशन टू द एक्सटर्नल ऑडिट दिस ईयर, they have also suggested the extra fee should be renegotiated with at least 20% of the fee being based on the company's profit after tax, as they will feel that they will align with the interest of Tigger and Company and Winnie and Company। क्या बताओ, इनमें कोई अच्छी बात करी है? इन्होंने सब ऐसी बातें करी है जिससे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऑब्जेक्टिविटी कॉम, वही सब बातें करी है इन्होंने। ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। हमें फर्स्ट वाले में पिगलेट कंपनी के बारे में, पिगलेट कंपनी रिसेंटली हमारे पास आई है, क्या हम उसकी ऑडिट कर दें? क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। पिगलेट कंपनी विनी कंपनी की मेन कॉम्पिटिटर है। क्या हमें कॉम्पिटिटर्स फर्म्स की ऑडिट करनी चाहिए नहीं चाहिए? No, sir. फिर डायरेक्टली आंसर दीजिए सर नहीं करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए सब्जेक्ट टू द सेफगार्ड्स बीइंग अप्लाइड। आप सेफगार्ड्स अप्लाई करके कर सकते हो ऑडिट, है ना, डायरेक्ट आंसर मत दो। Which two of the following statements are true in respect of the conflict of interest between? अब इन दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्या मना कर दें हम लोग इनको ऑडिट करने के लिए? No, sir. ऑप्शन ये कह रहा है नहीं करेंगे ना। No, sir. विनी एंड कंपनी मे हैव कंसर्न दैट, अब इसमें दो बताने हैं, दो सही ऑप्शन है। ये लोग कंसर्न है हमारी भाई आपस में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के पास जा सकती है, क्या करें उसका? ये कंसर्न है, सही है, गलत तो नहीं है इसके अंदर कंसर्न है तो ये। Yes. No, sir. तो बस ये एक तो हमको मिल ही गया। अब इन दोनों, क्या हमें एसीसीए से परमिशन लेना पड़ेगा इनके ऑडिट करने के लिए? No, sir. No, व्हाट इज sir. द सेफ गार्ड? क्या हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी बोथ पार्टीज की एंगेजमेंट करने के, कंटिन्यू करने से पहले? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सिंपल है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? अच्छा, इनमें से ऐसा क्या नहीं करोगे तुम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, मतलब इनमें से कौन सा सेफगार्ड नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द एक्शन यू विल नॉट टेक टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्या हम रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सेफगार्ड्स बाय, क्या हम एक ईक्यूआर अपॉइंट करेंगे यहाँ पे सेफगार्ड्स को रेगुलर मॉनिटर करने के लिए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करना है, ठीक है। क्या हम सभी इंप्लॉयज से बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करने के लिए, सभी इंप्लॉयज से जितने इंप्लॉयज काम कर रहे हैं? No, sir. है ना, नहीं करेंगे। अगर इसमें डाउट हो तो नीचे पढ़ लो, दो ऑप्शंस बाकी भी गलत होने चाहिए हमारे ना, तभी हमारा ये सही होगा। क्या सेपरेट एंगेजमेंट टीम यूज करी जाएंगी? Yes, sir. ठीक है। क्या हम ऑडिट इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे? Yes, Yes. sir.
ठीक है, तो बचा कौन सा, ये वाला, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्लियर है, यहाँ पे सिंपल है, हो रहे क्वेश्चंस। चलो, which of the following statement is true in respect of audit of winning company? कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना चाहिए? क्या हमें एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए विनी कंपनी को? क्या एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने से विनी कंपनी को कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट क्रिएट होगा? क्या पेरोल और बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू? क्या प्रोवाइड एडवाइस करना उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर ये तभी तक एक्सेप्टेबल है एज लॉन्ग उन पॉलिसीज को चूज करना क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है विनी एंड कंपनी के लिए, ये हमको बताना है। ठीक है, विनी एंड कंपनी के बारे में पढ़ना है वापस से। सर ए और बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए और बी नहीं होगा। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करने की अभी तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है, 4 साल ही हुए थे इसके ऑडिट करते हुए। यस सर, ऑप्शन डी है सर। ठीक है, यस सर, ऑप्शन डी। एडिशनल सर्विसेज से कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट क्रिएट होगा, पेरोल एंड बुक कीपिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो सी तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, ए नहीं है, बचा हमारा बी और डी। अब इसमें से बताओ बी और डी में से कौन सा है? ऑप्शन डी। डी होगा, सही है डी? जल्दी बताओ, डी सही है ना? यस सर। यस सर। एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि प्रोवाइडिंग एडवाइजिंग ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज पे एडवाइस कर सकते हो, लेकिन तब जब क्लाइंट इस बात की जिम्मेदारी देता है कि आप कुछ भी एडवाइस दो, चॉइस मेरे हिसाब से ही होगी, चूज मैं मेरे हिसाब से ही करूंगा, वो इस बात की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। In relation to the proposal, 20% of the audit fee is based on profit after tax on the company. अभी ये सही बताओ, क्या पहली बात तो नहीं कर, कभी भी आपकी ऑडिट फी बेस्ड ऑन प्रॉफिट हो सकती है कभी भी? नो सर। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, बता दो कैसे फी डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, सेल्फ इंटरेस्ट रेट की होगा, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। कंटीजेंट फी अरेंजमेंट which creates an advocacy threat, the proposal should be only be no more than 15% of the audit fees is based on profit before tax, ये तो बिल्कुल ही गलत है 19 का, ये तो गलत ही ऑप्शन है। जो गलत दिख जाए वो बता दो, जो उसमें कंफ्यूजन है बाद में देखेंगे, सही है गलत है स्टेटमेंट? गलत है सर ये तो। तो गलत है, कभी भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि 15%, हमने हमें कहीं भी ये बात बताई नहीं गई है कि 15% से कम होगा तो आप, हमें ये बताया गया है कि ऑडिटर की फीस कंटीजेंट नहीं हो सकती, हमें यही बताया गया है कि ऑडिटर की फीस कंटीजेंट नहीं हो सकती है। दिस इज अ कंटीजेंट फी अरेंजमेंट विच क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट दैट द प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो मुझे तो ऑप्शन सी सही लग रहा है इसका, ठीक है, फिर भी अपन डी पढ़ेंगे। This will lead to fee dependency, which is a self-interest that the proposal should only be accepted if no more than. Again ये तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो अब हमारा ये बता, कैसे फी डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, क्या ये कंटीजेंट फी अरेंजमेंट है, कौन सा सही है बता दो? कंटेंजेंट। ये सर इसको ठीक है, फी डिपेंडेंसी में आता है ना, ये 15% वाला पॉइंट तो। फी डिपेंडेंसी उसके ऊपर आता है, फी डिपेंडेंसी तो 15% वाले के आता है ना, कि 15% से ज्यादा अगर फीस हो गई तो आप डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, वो ओवर ड्यू हो गई है, वो ड्यू हो गई है, मतलब वो पेंडिंग हो गई है, वो फीस आपका दे ही नहीं रहा क्लाइंट, तो आप डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये तो ये बोल रहे हैं कि 20% ऑफ द ऑडिट फीस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपकी 20% फीस होगी, जो वो आपकी प्रॉफिट आफ्टर, मतलब टैक्स निकालने का जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% आपको दे देंगे। ये तो कंटीजेंट अरेंजमेंट हो गया ना फीस का, यस सर। ये तो कंटीजेंट अरेंजमेंट हो गया। ऑडिटर कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स से के बाद का प्रॉफिट बचे, तो वो एडजस्टमेंट्स कम बताएगा। Select whether the following statements are true or false in respect of the issue with your company। अभी your company में पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है,
ये एक सब्सिडरी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कार की कंपनी की, दूसरी कंपनी की। ड्यूरिंग द करंट ईयर द ऑडिट टीम डिस्कवर्ड दैट आयोर had developed and used a device which gave false readings during government tests which are required for all cars, which gave false readings during government tests which are required for all cars. The false reading enable cars to meet the government restrictions of carbon emission which would otherwise have failed and therefore could not have been solved. The audit engagement partner has discussed the matter with the senior engagement of IO company, advised them to report the matter to an industry regulator. Senior management has refused and reminded the engagement the audit firm has a duty of confidentiality टूवर्ड्स दी कंपनी। अब पहले तो ये बात बताओ, ये सही कर रहे हैं क्या? ये अच्छा कर रहे हो आप? ऐसा आपने डिवाइस लगा दिया अपनी गाड़ी के अंदर जो सरकार को जब गाड़ी का टेस्ट होगा तो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे कि कार्बन एमिशन है, पॉल्यूशन कितना कर रही है, तो जब आप उस कार को टेस्ट करोगे तो टेस्ट से आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपको अब कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे बात करते हैं, बोलते हैं भाई इसको आप बताओ रेगुलेटरी इंडस्ट्री, जो भी आपके इंडस्ट्री रेगुलेटर्स हैं, कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये आप बात नहीं बताओगे, आपके और मेरे बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी बनती है, ठीक है। आया समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ये सीनियर मैनेजमेंट कह रहा है, सीनियर मैनेजमेंट सही कह रहा है क्या कि कंपनी और आपके बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी, that reporting the company will constitute a breach of confidentiality। क्या ये रिपोर्ट करना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगा? ये इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है कंपनी के रेगुलेटर्स को बताना, इससे कोई ब्रीच होगा क्या? क्या ये आपकी ड्यूटी है? क्या ये आपकी इथिकल ड्यूटी है या नहीं है यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना? यस सर। तो फिर ये सही हो गया। फॉल्स है स्टेटमेंट। टिगर एंड कंपनी मस्ट रिपोर्ट द ब्रीच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द क्लाइंट रिफ्यूजेस। आपको करना चाहिए, अगर क्लाइंट मना कर देता है, सही बात है, करना पड़ेगा। क्लाइंट मना कर रहा है तो मेरे को करना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ लॉ है, मेरी ड्यूटी बनती है यहाँ पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना। बताओगे नहीं बताओगे? यस सर। बस बोलो ना हाँ। इसमें क्या है, आपने देखा कि भाई मेरा क्लाइंट यहाँ पे कोई कानून की पालना नहीं कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा पालना करो, नहीं हो तो मुझे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है। ये कोई कानून आप तोड़ रहे हो, मैं नहीं बताऊं, दिस डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी है, ठीक है, जिसको बताने से मेरी आपको नुकसान होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, तो वो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आती है। आप कानून तोड़ रहे हो और आप मुझसे चाह रहे हो कि नहीं नहीं आप बताओ मत, तो ये कैसे चलेगा? पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है तो भी बताना पड़ेगा, यस और नो? तब तो बताना ही पड़ेगा। यस सर। इवन मैटर आपको पेरेंट कंपनी और ऑडिट फर्म रिस्पॉन्सिबल टू द पेरेंट कंपनी ऑडिट, उनको भी ये चीज बतानी चाहिए। सही, सबके सही ट्रू ट्रू ही है ये तो। आगे भी समझ में क्लियर है, यस और नो? आ गया समझ में? आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, जो कि ये है 45 नहीं 46 वाला, सॉरी। चलो ठीक है। 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, 25 तुमको करने हैं। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 चैप्टर्स के। कर लोगे क्वेश्चंस ये बच्चे? 25? सर मैंने यस 50 सर, सॉल्व ट्राई कर करेंगे। कुछ डाउट्स हैं। हाँ वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर पूछ लेना, 5 क्वेश्चन और। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय किंगफिशर कंपनी टू ब्रिंग द कंपनी इन लाइन विद द कॉर्पोरेट गेट बेस्ट गवर्न। तो इसमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं जरूरी है इम्प्लीमेंट करना किंगफिशर कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करने के लिए? कौन सा रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है? ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, यस और नो? किंगफिशर कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं? आप ऑडिट मैनेजर हो, ठीक है, और ऑडिट कर रहे हो, रिटेल कंपनी है, और ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है हमको 6 महीने में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
जो है अभी उनमें कौन कौन है, उसमें चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और हैं, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, और बाकी डिटेल्स इन लोगों ने 3 नॉन एग्जीक्यूटिव की दी है। तो ये बताओ कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं कि आपके बोर्ड में कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए? सर एटलीस्ट मोर हाफ। देन 3। एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, क्या है इनके एटलीस्ट हाफ? नो सर। नहीं है ना, तो बस यही हमको सजेशन देना, और क्या है, यही तो पूछा था अपने से। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, मोर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमको इंश्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड, अच्छा उन्होंने बोला कौन से नहीं करना पड़ेगा, मतलब कौन सा बुरा रिकमेंडेशन है इनके लिए। ये तो रिकमेंडेशन है, ये तो सही है, ये तो करना ही है। यस और नो? यस सर। वर्कफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव में से भी अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको? नो सर। यस सर। क्यों नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में जो जरूरी है, जैसे हमारी रिम्यूनरेशन की कमेटी बनती है उस चीज में हम लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर होना चाहिए जो वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करे। अभी आप लिस्ट होने जा रहे हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। तो अपने एम्प्लॉयज के हित को रखने के लिए उनमें से तो कोई एक व्यक्ति आप बोर्ड में लेके आओगे या नहीं लेके आओगे, ये बताओ। नहीं लाओगे? यस सर। यस सर। लिंडा विल नीड टू बी रिप्लेस एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। चलो एक सेकंड ना, ये भी देख लेते हैं फटाफट क्या है। लिंडा इज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ किंगफिशर कंपनी. Linda has been a member of board for 8 years and has extensive retail experience from previous employments. 8 साल तो हो गए इसको। ठीक है, अब आप कंपनी में इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, आप लिस्टिंग कराने जा रहे हो। हम किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितने सालों तक अपॉइंट करके रख सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर द पीरियड ऑफ, कितने साल कर सकते हो? 5 6 7 8 9 10, कितने साल तक कर सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंटिन्यूसली अपॉइंट? नहीं है 10 ध्यान? साल तक। कितने? 10 साल। 9 साल तक, 10 साल थोड़ी ना। 9 इयर्स तक कर सकते हैं मैक्सिमम किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट, बेटा 9 सालों तक मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हो। तो इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेक्स्ट ईयर। दिस इज अ रिकमेंडेशन यस सर। जो हमारी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस करना चाहते हो तो अब ये 8 साल तो कर चुकी है, 1 साल बाद आपको इसको जो है वो रिप्लेस करना है, इनको रिटायर करना है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? डी ऑप्शन ही बचा, द बोर्ड चेयर मस्ट बी अपॉइंटेड फ्रॉम विद इन द कंपनी टू इंश्योर दैट दे हैव सफिशिएंट। ये हमारा ऑप्शन सही, मतलब गलत जो इन्होंने बात करी है, जो हमारा रिकमेंडेशन को मानने की जरूरत है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। अब फ्रांसिस फिंच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फ्रांसिस फिंच पढ़ लो। फ्रांसिस फिंच करंटली फाइनेंस डायरेक्टर है लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का, एंड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी मेंबर फॉर अनदर कंपनी। इवन एक कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और एक उसी कंपनी में ऑडिट कमिटी का सदस्य भी है। फ्रांसिस एग्री है कि मैं किंगफिशर कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल ले लूंगा, आपको मुझे फिक्स फी देनी है जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है ना, फिक्स फीस उसको मिलेगी, डायरेक्टर फी। फ्रांसिस इज बीइंग कंसिडर्ड, इसको एज अ चेयरमैन भी हम बनाने का सोच रहे हैं क्योंकि हमारा चेयरमैन अगले 6 महीने में रिटायर होने वाला है, 6 महीने में बनाने का। चलो, क्या फ्रांसिस को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है और साथ साथ उसको ऑडिट कमिटी में भी एज अ पर्सन विद रीसेंट एंड रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बैठाया जा सकता है क्या? क्या चेयरमैन भी बना दे और ऑडिट कमिटी भी बिठा दे, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग? नो सर। नहीं कर सकते ना। चेयरमैन, हमने ऑडिट कमिटी के बारे में पढ़ा है, चेयरमैन इसका सदस्य नहीं होता है। फ्रांसिस कुड सिट ऑन द रिम्यूनरेशन कमिटी बट नॉट बी, अगर ये चेयरमैन है तो ये रिम्यूनरेशन कमिटी का पार्ट हो सकता है लेकिन इसका चेयरमैन नहीं हो सकता। ये सही स्टेटमेंट है गलत है? यस। सही है सर ये। सही है ना, रिम्यूनरेशन कमेटी का पार्ट हो सकता है। मतलब हमारे हमने ये पढ़ा है कि बोर्ड का चेयरमैन रिम्यूनरेशन कमेटी का मेंबर तो हो सकता है लेकिन हमारा बोर्ड का मेंबर रिम्यूनरेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। ठीक है, उसको चेयर नहीं करेगा ये। यस सर। क्या फ्रांसिस अगर बोर्ड का चेयरमैन एक्सेप्ट करता है तो उसे
रिम्यूनरेशन नीड टू इंक्लूड सम क्या उसको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देंगे हम लोग? ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देंगे हम लोग या नहीं देंगे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे? नो नो सर। फ्रांसिस मस्ट रिजाइन फ्रॉम वन ऑफ द करंट रूल इफ शी इज टू बिकम चेयर। क्या उससे कुछ नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी, अपने काम छोड़ने पड़ेंगे अगर वो यहाँ पे आना चाहता है तो? नो सर। नहीं, क्यों? रीजन दो, क्यों नहीं छोड़ने पड़ेंगे? सर हमने का क्या पढ़ा है? क्या एक्सपर्टीज आता है ना लिस्टेड जैसे। कंपनी या फिर एस स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यूके का बना हुआ है, और वो वहां कह रहे हैं कि एफ अगर कोई कंपनी जो कि FTSE 100 कंपनीज के अंदर आती है, उन्हीं कंपनीज के लिए आपको, और आप उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के जाते हो तो ही आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ने आप इन्होंने कहीं नहीं बोला कि भाई ये FTSE, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने कोशिश करने के लिए बोला है, तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। तो ओनली आंसर विच इज करेक्ट इज ऑप्शन है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टेरी ड्यूकन के बारे में है। टेरी ड्यूकन के बारे में पढ़ लो भाई, क्या होना। टेरी ड्यूकन एम्प्लॉय है किंगफिशर की। ठीक है, पहले हमारी एम्प्लॉय 6 साल हो गए उसको छोड़े। रिटायरमेंट पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑन रिटायरमेंट टेरी बिकम अ नॉन एग्जीक्यूटिव। उसको रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। वैसे नहीं करना चाहिए था, अभी भी रिटायर्ड हुई थी। उसको पेंशन मिलती थी, किंगफिशर कंपनी के साथ फिक्स सैलरी भी देते थे। लेकिन टेरी डज नॉट ओन शेयर्स इन द किंगफिशर कंपनी। टेरी करंटली रिसीव्स अ पेंशन फ्रॉम किंगफिशर कंपनी और फिक्स सैलरी भी हम उसको दे रहे हैं। तो क्या इसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बता सकते हो? ये बताओ। सर। नहीं बना नो सकते ना, सर। क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को और कुछ नहीं मिलना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं? टेरी रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉम्प्रोमाइज, कौन सी चीज इसकी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज कर रही है? टेरी के पेंशन मिलना, टेरी का शेयर ओन नहीं करना, ठीक है, टेरी की सैलरी रिसीव करना, या टेरी कंपनी की 6 साल पहले एम्प्लॉय थी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि टेरी की इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी, विल कॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस? सर पेंशन मिलना। पेंशन मिलना, वो शेयर ओन नहीं करना तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिक्स सैलरी भी तो रिसीव कर रही है, फिक्स सैलरी कर सकती है क्या रिसीव, ये बताओ। वो सैलरी तो कर सकते हैं ना रिसीव। हाँ, सैलरी मतलब सैलरी फिक्स अगर उसको वो दे रहे हैं तो वो रिसीव कर सकती है। फिक्स सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स सैलरी वो रिसीव कर सकती है। तो 6 साल पहले वो एम्प्लॉय थी, वो चीज अब अफेक्ट करेगी क्या उस चीज को? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करते करते उसको अब टाइम हो गया, 6 साल पहले वो कंपनी छोड़ चुकी थी एज अ, तो वो चीज अफेक्ट करेगी क्या? नो नहीं सर। करेगी नो ना, सर। 6 साल पहले छोड़ चुकी है भाई कंपनी वो एज एम्प्लॉय। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि अगर आज की डेट में भी उसको पेंशन दी जा रही है तो वो उसकी इंडिपेंडेंस को क्या कर रही है? कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी मीका मकाओ का पढ़ लो, ये क्या कह रहा है, मीका मकाओ क्या कह रहा है। मीका इज करंटली फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ अ स्मॉल रिटेल कंपनी। छोटी स्मॉल रिटेल कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर है। Which does not compete with Kingfisher Company. Mika has started that she will only be interested in the role of Kingfisher Company for contract with minimum of 3 years is offered. Mika is the sister of the Kingfisher Company. ये तो हमारी Kingfisher Company के चीफ एग्जीक्यूटिव की बहन है। इसको बना सकते हो क्या? नो सर। फिर तो इसको बनाने के, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज, इसको फायदा, इसको बनाने का फायदा क्या है कि ये क्लोज किंगफिशर कंपनी की। फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर बनाया है इसको तो इससे फायदा क्या होगा। ये हमारे किंगफिशर के चीफ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बहन है, ये फायदा है इसका। इसको रिटेल में बहुत एक्सपीरियंस है, ये अंडरस्टैंड करती है इश्यूज जो कि किंगफिशर कंपनी फेस कर रही है, या इसके पास बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो कि आपके लिए यूजफुल होगा अगर वो ऑडिट कमेटी पे आती है। मिका कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। कौन सी चीज, विच ऑफ दी फॉलोइंग एडवांटेजेस, कौन कौन से 3 फायदे इससे होने वाले हैं? तीन ही मतलब विच ऑफ दी फॉलोइंग, कौन कौन से फायदे होंगे इससे? सर सिंपल है, फर्स्ट तो बताओ। नहीं होगा। सर फर्स्ट सेकंड तो और नहीं होगा थर्ड। तो बचा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। यस सर। सर ठीक है, सेकंड सेकंड और थर्ड और थर्ड ये फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन तो है नहीं। ही नहीं किसी में, तो इसका मतलब सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में इनमें से भी एक चीज गलत है।
क्या इसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना कोई फायदेमंद वाली बात है? नो सर। नो नहीं सर। है। तो बच्चा सेकंड और थर्ड। ठीक है, सही आंसर हो गया, बस खत्म बात, सिंपल सी चीज है। लास्ट के लिए वापस पढ़ना जरूरी नहीं है क्वेश्चन, इसको तो पढ़ के जवाब दिया जाएगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द डायरेक्टर्स? Correctly explain corporate guidelines in respect of succession and evaluation of directors. A succession plan should be maintained for the board chair and chief executive. The annual report should explain the work of the nomination committee, including the process for making appointment, performance of the board chair, board, the individual non-executive director, and each committee must be evaluated annually. All members of the nomination committee must be independent non-executive. कौन सा है भाई सही यहाँ पे? दो बताने, दो कोई सही है? सी और डी। क्या सिर्फ हमें बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए सक्सेशन प्लान मेंटेन करना चाहिए? नो सर। नहीं ना। सर। एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि नॉमिनेशन कमेटी क्या काम करती है, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। ये सही है, ये जरूरी है। यस सर। परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड चेयर, बोर्ड, इंडिविजुअल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ईच कमिटेड मस्ट बी इवेल्यूएट। सिर्फ क्या, सिर्फ इनको एनुअल इवेल्यूएशन होना चाहिए इन लोगों का? होना होना चाहिए, चाहिए नहीं ना होना सर। चाहिए? एनुअल इवेल्यूएशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो, यस अगर सर। इसमें कमीशन, होना चाहिए। इसमें तुम लोगों को डाउट है, लास्ट पढ़ लो। क्या नॉमिनेशन कमेटी के सभी सदस्य इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे? क्या सभी सदस्य बोला है इन्होंने? सभी? सर सभी होते हैं शायद इसमें तो। नहीं होते सभी। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, ये ध्यान रखना है बेटा, ये हमारी गलती है। ऑल नहीं होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब कि ज्यादातर सदस्य नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। तो बचा कौन सा हमारे पास? सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। सर ऑडिट ओके कमेटी में सर। तो सब इंडिपेंडेंट होते हैं ना? ऑडिट कमेटी में सब इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नॉमिनेशन कमेटी में, ऑडिट कमेटी में भी मेरे ख्याल से नहीं यार, मेरे भी दिमाग से उतर गया है, वो देखना पड़ेगा तुमने भी। मैंने, मतलब और मेरे सर भी दिमाग, रेमुनरेशन कमेटी में। वो देख लेना। रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी और रिम्यूनरेशन कमेटी में भी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे। नहीं, रिम्यूनरेशन कमेटी में मेजोरिटी नहीं होंगे, रिम्यूनरेशन कमेटी में सारे होंगे। रिम्यूनरेशन कमेटी का ध्यान रखना, उसमें सारे होंगे, है ना। और ऑडिट कमेटी का मैं बता दूं तुम लोगों को, एक सेकंड, मेरे भी दिमाग से उतर गया। कहाँ गई कमेटी हमारी? ठीक है, नॉमिनेटी कमेटी में मेजोरिटी आ गई, नॉमिनेशन में तो मेजोरिटी आ गया। ठीक है, नॉमिनेशन में मेजोरिटी ध्यान रखना। ठीक है। और यस सर। दूसरा कौन सा बताना है तुम लोगों को? ऑडिट कमेटी, ऑडिट है ना। कमेटी। ठीक है। मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जरूरत है ना। इसमें भी सारे होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सारों की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। तो बोर्ड को एटलीस्ट मस्ट मेंबर द कमिटी एज अ होल, minimum member of the in case of not. और कौन सा रह गया था? रेमुनरेशन। मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में कहते हैं ये लोग। और फिर हमारी रिम्यूनरेशन कमेटी आ गई थी।
मिनिमम इसमें भी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही चाहिए, मिनिमम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। रिम्यूनरेशन कमेटी में भी मिनिमम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, हो गया तीनों कमिटीज का, और तो कुछ नहीं बचा, यस सर। है ना। चलो, तो 25 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करा दिए हैं, 25 क्वेश्चन बच गए, वो अब आप लोग घर पे करने, और डाउट हो तो वो मुझे बताने हैं, ठीक है। सर कल सुबह क्लास है क्या? कल सुबह क्लास रख लेते हैं, 6:30 नहीं रखेंगे, 8 बजे रखेंगे, मॉर्निंग 8 o'clock रख लेते हैं। और कल फिर अब नेक्स्ट 5th चैप्टर का रिवीजन चालू कर देते हैं, है ना। ओके सर। अब 5th 6th 7th 8 4 चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके भी, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो आज की क्लास बाय, गुड नाइट।